हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे और मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आयंस के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसे समझेंगे। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज को समझेंगे। एक्वारेजिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर की भी एक सीरीज चल रही है और केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। वे वीडियोस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं। यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2 किया था तो उसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को उनके कंपैरिजन के रूप में पढ़ेंगे, मतलब इन दोनों की तुलना करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन करने से पहले हम कुछ टर्म्स के मतलब समझ लेते हैं, ताकि हमें वो तुलना आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट के पार्ट 2 में डिटेल में समझा है। यहाँ हम उसे केवल थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि हम कंपैरिजन को इजीली समझ सके। इसमें सबसे पहले है द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज नोन एज मेलिबिलिटी। तो जो धातुएं होती है उन्हें पतली चादरों में बदला जा सकता है और धातुओं के इसी गुण को हम आघात वर्धनीयता या मेलिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो धातुएं होती है उन्हें तारों में भी खींचा जा सकता है और धातुओं के इस गुण को हम डक्टिलिटी या तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी दैट मेक्स मेटल शाइन कॉल्ड लस्टर। तो जो धातुएं होती है उनकी सतह काफी चमकदार होती है और धातु के इसी गुण को धात्विक चमक या लस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या गलनांक होता है, यह वो टेम्परेचर है, वो तापमान है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में बदलता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, यह वो तापमान होता है जिसमें कोई भी मैटर अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। नेक्स्ट है सोनोरिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेजोनेंट और रिंगिंग साउंड। तो जो धातुएं होती है उनको यदि हिट किया जाता है तो उससे एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। तो जो बजने की गुणवत्ता है इसे हम क्या कहते हैं? सोनोरिटी। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी यानी चालकता। इट इज द मेजर ऑफ द ईज एट विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज और हीट कैन पास थ्रू अ मटेरियल। तो जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इसका मतलब होता है कि धातुओं में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को आसानी से पास किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेंसिटी, मतलब घनत्व। इट इज अ मेजर ऑफ मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सर्टेन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यह मात्रा की एक निश्चित इकाई में पदार्थ की मात्रा है। डेंसिटी के बारे में जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था तब भी पढ़ा था। एक बार हम इसे यहाँ फिर से समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा है, जबकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो पास पास है, उनकी क्लोज पैकेजिंग है। तो यदि इन दोनों का यदि वॉल्यूम सेम है तो इसमें इसमें यहाँ पे जो मास होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है अलॉयज यानी मिश्र धातु। Alloys are metallic compounds made up of one metal and one or more metal or non-metal elements। तो जो मिश्र धातु होती हैं वो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से या फिर धातु और अधातु के मिलने से बनते हैं।
इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्टील है, इसमें आयरन होता है और कार्बन होता है। आयरन एक मेटल है यानी धातु है, जबकि कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है। ब्रॉन्ज में कॉपर होता है और टिन होता है, ये दोनों ही धातु है। और ब्रास में कॉपर होता है और जिंक होता है, ये दोनों भी धातु है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट अ फोर्स दैट टेंड टू पुल इट अपार्ट। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी मैटर को खींचने पर भी वो अपने जो पोजीशन है उसको रिटेन रखे एज अ मॉलिक्यूल, मतलब वो जैसा है वैसी स्थिति में बना रहे, ब्रेक नहीं हो, टूटे नहीं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन को समझेंगे। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इधर हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और इस कॉलम में नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है लस्टर यानी शाइन। तो लस्टर का मतलब हमने पढ़ा था उसमें धात्विक चमक। तो जो मेटल्स होते हैं वो धात्विक चमक दर्शाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं और इनकी सरफेसेस होती है वो डल होती है। लेकिन जो आयोडीन होता है और ग्रेफाइट होता है, ये दोनों नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इनमें लस्टर होता है, मतलब इनमें चमक होती है। तो यहाँ पे आपको लस्टर का मीनिंग क्या होता है और मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसके साथ साथ उनका जो एक्सेप्शन केस है वो भी याद रखना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक्सेप्शन से ही बनते हैं। तो हमें पता है कि जो नॉन मेटल है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट ये दोनों ऐसे नॉन मेटल है जिसमें लस्ट्रस यानी चमक का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है अपीयरेंस। तो जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स डल होते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस। तो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, सिवाय किसके? एल्कली मेटल्स के। मतलब जो एल्कली मेटल्स है वो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स में, जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड सॉफ्ट नहीं होता, नॉन मेटल है और ये हार्ड होता है। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि उन्हें पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, दे आर ब्रिटल, ब्रेक इजीली, और इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या था कि उसके वायर बनाए जा सकते हैं। तो जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स है, ये नॉन डक्टाइल होते हैं नेचर में, लेकिन जो कार्बन फाइबर होता है ये डक्टाइल होता है, तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी यानी चालकता। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? बिस्मथ और टंगस्टन। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट और जो गैस कार्बन है ये नॉन मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेट। तो जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। जो इंडिया में रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन इसमें रूम टेम्परेचर पर भी जो मर्क्यूरी होता है ये एक मेटल है और ये सॉलिड ना होकर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये वाला एक्सेप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गैलियम मेटल होता है ये 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में होता है। सीजियम है ये 28.5 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और फ्रांसियम है ये 27 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रोमीन होता है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी मतलब घनत्व, जिसका फॉर्मूला था मास पर वॉल्यूम। तो जो मेटल्स होते हैं वो हाईली डेंस्ड होते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन है एल्कली मेटल्स का। जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये पानी पर तैरते हैं। एल्कली मेटल्स में जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली मेटल से कम होती है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। जो डायमंड है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। जो मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु। तो जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, एक्सेप्शन है एल्कली मेटल्स।
जबकि जो नॉन मेटल्स होता है इनका कंपैरेटिवली कम होता है। और यहाँ पे भी एक्सेप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। नेक्स्ट है सोनरिटी। तो मेटल्स को जब हिट किया जाता है तो उससे एक रिंगिंग साउंड आती है, जबकि नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है अलॉयज यानी मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक मेटल्स आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं, और मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ मिलकर भी अलॉयज बनाते हैं, जबकि दो या दो से अधिक जो नॉन मेटल्स है ये आपस में मिलकर जनरली कोई अलॉयज नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है अकरेंस। तो जो मेटल्स होती हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। केवल जो नोबल मेटल्स होती हैं जैसे रुदीनियम है, रोडियम है, पैलेडियम, सिल्वर, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, ये नोबल मेटल होती हैं, ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब था कि ये खींचने पर ब्रेक नहीं होते। तो जो मेटल्स होते हैं ये इनके पास हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एक्सेप्शन है जिंक और एल्कली मेटल्स, जबकि नॉन मेटल्स में ये गुण नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ए न्यूट्रल एटम बिकम्स एन आयन आइदर बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन कैटायन और बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एनायन। तो कोई न्यूट्रल एटम होता है, तो जब कोई एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है। लेकिन यदि कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे यानी अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो कैटायन बनता है, और यदि वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले यानी कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो वो एनायन बनता है। इसका मतलब है कि यदि कोई न्यूट्रल एटम है, उदासीन एटम है, तो वो यदि इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर दे या फिर गेन कर ले तो फिर वो आयन फॉर्मेशन करता है। They do this to acquire a stable octet full outer energy level, usually 8 valence electrons। और वे ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो एक स्टेबल ऑक्टेट प्राप्त कर सके। स्टेबल ऑक्टेट का मतलब होता है कि एक ऑक्टेट रूल होता है जिसके अनुसार यदि किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में यानी आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, मतलब वो स्टेबल होता है। तो जो आयंस हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसमें जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो समान नहीं होता, क्योंकि यदि प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर समान होगा तो वो चार्ज पार्टिकल नहीं होगा और वो एक न्यूट्रल एटम होगा। तो जो प्रोटॉन्स होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जो कैटायंस होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो जाती है, इसलिए उस पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो एनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बनता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम है, यदि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो कैटायन बन जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एक एनायन बन जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे आप इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक एटम है जो कि अभी क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है, तो मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। तो माने यदि इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन यदि यहाँ पे इस वाली स्टेज में आप देखिए कि यदि यहाँ पे कितने हैं, 5 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या हो गई, प्रोटॉन से ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी के अलावा आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर। हम धातु की जो इलेक्ट्रॉन डोनर की प्रवृत्ति है उसके बारे में समझेंगे। द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटल्स। दस मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो अपने ऊपर धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो भी धनायन बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन एक मेटल ना होकर नॉन मेटल होता है। और जो मेटल्स होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। एलिमेंट्स दैट आर मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड कैटायंस।
तो ऐसे तत्व जो धातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैटायंस या धनायन। इसके एग्जाम्पल है सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज होता है वो 0 होता है। इस समय जो सोडियम है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। तो यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मतलब जो ये आउटर मोस्ट शेल है इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो बाहरी यानी आउटर मोस्ट शेल होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जनरली मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। जैसे जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे या फिर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल फिर ये वाला हो जाएगा जहां पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से ज्यादा आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इसलिए सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जिससे जो ये तीसरा शेल है वो ही खत्म हो जाता है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, ये सेकेंड वाला जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इस वक्त यहाँ पे सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो ओवरऑल इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, +1, यानी सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, ये धनायन बन जाएगा। इसी के अलावा दूसरे एग्जांपल है जैसे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 12। तो ये हो गए 2, 4 और 6 और 4 10 और 12। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। अब जो मैग्नीशियम है इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 3s वाला। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो इसका जो सेकंड शेल है वो इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है जिससे इस पे आता है +2 चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल है देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 s कक्षक में है और 1 p कक्षक में है। तो जो तीसरा आउटर मोस्ट शेल है इसमें यहाँ पे इसके पास 3 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे ये भी क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है जिससे इस पे +3 यानी +3 चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो नॉन मेटल्स होता है इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का गुण होता है। एलिमेंट्स दैट आर नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड एनायंस। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जिससे इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। Non-metals are electronegative elements because they can form negative ions by gaining electrons। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब उसमें 17 ही प्रोटॉन्स होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ऑक्टेट रूल के अनुसार यदि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है ताकि इसके आउटर मोस्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे इसके ऊपर ओवरऑल -1 चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से कुछ अन्य एग्जाम्पल देखें। जैसे जो फ्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो ऐसे होता है कि 1s2,
2s2 और 2p5। तो जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वो सेकंड नंबर वाला है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 p कक्षक में और 2 s में, यानी 7। तो यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिससे इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है सेकंड वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में है, 4 p कक्षक में है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। मतलब इसमें 7 ही प्रोटॉन होते हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो जो इसका आउटर मोस्ट शेल होता है सेकंड वाला, जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसे 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए इस पे जब 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो इस पे -3 चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्डिंग इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। तो जो आयनिक बंध होता है ये परमाणुओं के बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पूर्ण स्थानांतरण होता है। मतलब अभी जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमने देखा था कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो धातुएं थी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही थी, जबकि जो नॉन मेटल्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे थे। तो इस तरीके से वो जो आयंस क्रिएट कर रहे थे, तो उन्हीं के बीच में जो बॉन्ड बनता है उन्हें हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। और आयनिक बंध में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पूर्णतः स्थानांतरण होता है, शेयरिंग नहीं होती है। It is a type of chemical bond that generates two oppositely charged ions। तो यह एक प्रकार का रासायनिक बंधन है जो दो विपरीत आवेशित आयन उत्पन्न करता है। In ionic bonds, the metal lose electrons to become a positively charged cation, whereas the non-metal accept those electrons to become a negatively charged anion। तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है यानी आयनिक बंध बनता है, तो इसमें जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, जिससे वे कैटायन बनती हैं, और जो मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है वे इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जिससे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और एनायन बनता है। इसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जो सोडियम था उसका एटॉमिक नंबर था 11 और इसका जो आउटर मोस्ट शेल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है ताकि ये क्या स्टेबल हो सके। इसी के साथ यदि यहाँ पे क्लोरीन देखा जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17। तो यहाँ पे इसके जो आउटर मोस्ट शेल था वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन थे और इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो इसलिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिससे सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है और कंपाउंड क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फ्रेंड्स अभी हमने जो आयंस के बारे में पढ़ा और जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सभी हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने में हेल्प करेंगे। तो ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। तो इसका मतलब है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वो कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर सकती है, लेकिन कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। इसे आप इस एग्जांपल से समझिए, जैसे यहाँ पे कोई रिएक्शन है AB प्लस में C और हमें मिल क्या रहा है CV प्लस में A। तो यहाँ पे यदि जो A है ये लेस रिएक्टिव है और C है वो मोर रिएक्टिव है, तो यदि C है वो A के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो A को रिप्लेस कर सकता है और इसके स्थान पर लग सकता है, तभी हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, CB। तो तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है।
लेकिन यदि इस स्थिति में मान लो C है वो A के कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है, तो ये C A को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, रिप्लेस नहीं कर सकेगा और ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब हमारे पास AB कंपाउंड ही रहेगा, CB नहीं बनेगा। Metals displace less reactive metals from their compounds in aqueous solution। तो जो धातुएं होती है वे जलीय विलयनों में उनके यौगिक से कम प्रतिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित करती है। If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B। तो यहाँ पे देखिए एक मेटल है A और एक हमारे पास मेटल B का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो यदि यहाँ पे जो मेटल A है वो B से ज्यादा रिएक्टिव है तभी वो B को क्या रिप्लेस कर पाएगा। तो यदि यहाँ पर A ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या आ जाएगा, B के स्थान पर आ जाएगा और मेटल B अलग हमें मिल जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है जो आपको याद करनी है, इसी से हम बता पाएंगे कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। तो इसे अब हम पहले इस एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है 3Mg + 2AlCl3। तो अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हम इस एक्टिविटी सीरीज से आसानी से बता सकते हैं। यदि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा वो तभी एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सीरीज में जो जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे ही रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो मैग्नीशियम इधर है और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के नीचे है, मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सकता है इस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम के स्थान पर आ जाएगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, MgCl2, और एल्यूमिनियम हमें अलग से मिल जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। लेकिन यदि ये वाली रिएक्शन ऐसे होती, एल्यूमिनियम प्लस में होता MgCl2, तो अब क्या एल्यूमिनियम Mg को रिप्लेस कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ये मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, तो ये इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये हमें कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी ये समझने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया, जिसे हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। It is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो एक्वारेजिया होता है उसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है और इनका रेशो होता है 3:1। मतलब यदि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट प्रेजेंट हैं तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट प्रेजेंट होगा। एक्वारेजिया इज अ हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो जो एक्वारेजिया होता है ये कुछ अभिकर्मकों में से एक है या वो रिएजेंट है जो सोने और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम है, मतलब उसे डिसॉल्व कर सकता है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा कि जो गोल्ड है और प्लेटिनम है वो सीरीज में नीचे थे, मतलब वो बहुत कम रिएक्टिव थे। यहाँ पे यदि केवल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर केवल नाइट्रिक एसिड हो तो वे भी जो सोना है और प्लेटिनम है उससे नहीं गला सकते। लेकिन यदि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1 में साथ में प्रेजेंट हो, जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं, तो ये गोल्ड को प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है, उन्हें डिसॉल्व कर सकता है। Gold doesn't react with almost anything. Gold is unaffected by air, water, alkalis and all acid except aquaresia। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाते हैं और नेसेंट क्लोरीन बनाते हैं। यही आगे गोल्ड से और प्लेटिनम से रिएक्ट करके उन्हें डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पिक द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी मर्क्यूरी। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन अलग से डिफरेंट है। तो हमें पता है कि जो ऑप्शन ए है, बी है और डी है, यानी गोल्ड, पोटेशियम और मर्क्यूरी, ये तीनों ही मेटल्स हैं, जबकि कार्बन एक नॉन मेटल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। ऑप्शन ए सल्फर,
ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी आयोडीन। तो जब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन किया था तो वहां हमने पढ़ा था कि आयोडीन है वो एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या होता है, लस्ट्रस होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध क्या होते हैं? ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ऑप्शन बी इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जब हमने आयनिक बंध के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेम द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए सोडियम आयंस, ऑप्शन बी क्लोराइड आयंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो हमने पढ़ा था कि जब सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ था तो उसमें जो सोडियम था वो मेटल था जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था जिससे सोडियम आयन बना था, और जो क्लोराइड था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था जिससे क्लोराइड आयन बना था। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है इसमें सोडियम आयंस भी होते हैं और क्लोराइड आयंस भी होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है गोल्ड डिसॉल्व्स इन। ऑप्शन ए एक्वा रेजिया, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो हमने एक्वा रेजिया के बारे में पढ़ा था जो जिसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था, जो मिलकर क्या बना था, एक्वा रेजिया। तो इसमें गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व हो रहे थे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। Next, an element X is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept in open in air. Identify the element from the following. Option A magnesium, option B sodium, option C phosphorus, option D calcium। तो हमने सोडियम के बारे में पढ़ा था कि ये सॉफ्ट होता है और इसे नाइफ से भी कट किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग इन द रेशियो 1:3 बाय वॉल्यूम। आपको यहाँ रेशियो पे ध्यान देना है कि आपसे 1:3 पूछा गया है या फिर 3:1 पूछा गया है। हमें पता है कि जो एक्वा रेजिया था उसमें एक पार्ट था कंसंट्रेटेड HNO3 का और 3 पार्ट थी कंसंट्रेटेड HCl का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कंसंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Next है which of the following pairs of compounds undergo displacement reaction when they react with each other? Option A FeSO4 solution and copper metal, option B AgNO3 solution and copper metal, option C CuSO4 solution and silver metal and option D NaCl solution and copper metal। तो ऑप्शन ए यदि रिएक्शन होगी तो इसमें कॉपर को रिप्लेस करना होगा फेरस से। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो फेरस है वो इधर है और कॉपर यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है। इस वाली सीरीज में यहाँ पे हाइड्रोजन जबकि नॉन मेटल है इसे यहाँ पे भी रखा गया है, वो सिर्फ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बाकी जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बताने के लिए किया गया है। तो अभी जैसे हम यदि यहाँ पे फेरस और कॉपर में कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि जो फेरस है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर मेटल कम रिएक्टिव है तो वो फेरस को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो पहली वाली रिएक्शन तो नहीं होगी। दूसरा कंपैरिजन हमें करना है Ag यानी सिल्वर में और कॉपर में। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यदि कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये Ag को रिप्लेस कर सकता है। तो जो बी वाली रिएक्शन है वो हो सकती है। नेक्स्ट सी में देखें तो यहाँ पे हमें कॉपर और सिल्वर को कंपैरिजन करना है। तो जो कि हमने देखा अभी जो सिल्वर है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो यदि जो सिल्वर है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है तो सिल्वर इससे रिप्लेस नहीं कर सकती, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इसी तरीके से सोडियम और कॉपर में भी जो सोडियम है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर यदि कम रिएक्टिव है सोडियम से तो कॉपर भी सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर Ag को रिप्लेस कर सकता है और रिएक्शन हमारी इस तरीके से होगी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल रिजल्ट इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन ए कॉपर एंड जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन बी जिंक एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हम इसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे जैसे हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी देखिए, मैग्नीशियम और कॉपर में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पे रहा और कॉपर ये रहा। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम यदि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसे कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इधर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स पी क्यू आर एस are 6, 8, 10 and 12 respectively. The two elements which can react to form ionic compounds are option A P and S, option B Q and R, option C P and R and option D Q and S. तो यहाँ पे कौन से जो दो एलिमेंट है वो आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम P, Q, R, S इन चारों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम इस चीज को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, इसके बाद 2p, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s में, उसके बाद 3d, 4p, 5s, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। जो s कक्षक होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमें दिया गया है जो पी एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। मतलब न्यूट्रल स्टेट में पी एलिमेंट में 6 ही प्रोटॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पे यदि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसके बाद 2s में जाएगा जिसमें भी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हमारे पास बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएंगे फिर 2p2 में हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। इसी तरीके से जो Q एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर है 8, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s में जाएगा, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया। अभी हमारे पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो वे 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो Q का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। इसी तरीके से R का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 और S का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे जो R है उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये स्टेबल होगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करने वाली टेंडेंसी नहीं दिखाएगा, मतलब ये आयंस नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जो Q है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 s कक्षक में है, 4 p कक्षक में है। तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका जो ऑक्टेट रूल है ये उसे फॉलो करेगा, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से जो s एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इससे पहले वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये सेकेंड वाला हो जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो इसके लिए क्या होगा, आयनिक जो बॉन्ड होता है हमने पढ़ा था कि उसमें जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जिससे धनायन बनता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जिससे ऋणायन बनता है, और उन्हीं के बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे यदि जो s एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और इन 2 इलेक्ट्रॉन को यदि Q एलिमेंट है वो गेन कर ले तो इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा और हमें आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, Q एलिमेंट और S के बीच में आयनिक कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट है फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। जो फूड कैंस होते हैं उन्हें टिन से कोटेड किया जाता है, जिंक से नहीं, क्यों? ऑप्शन ए जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, ऑप्शन बी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ऑप्शन सी जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है टिन से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। टिन ओनली रिएक्ट्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो टिन होता है वो केवल प्रबल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जिंक कैन रिएक्ट विद सिंपल एसिड्स फाउंड इन फूड। जो जिंक होता है और जो भोजन में सरल एसिड्स होते हैं उनके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। Hence, in order to prevent food poisoning, the food cans are coated with a cheap, less reactive metal like tin. तो जो जिंक होता है वो सिंपल एसिड के साथ ही रिएक्ट कर लेता है, तो फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या है उनसे बचने के लिए जो फूड कैंस होता है उन्हें टिन से ही कोटेड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal और नॉन मेटल। तो जो alloys होते हैं यानी मिश्र धातु होती हैं वो मेटल का मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ एक मिक्सचर होता है। Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituents? A brass, B bronze, C amalgam, D steel। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा अलॉय है या मिश्र धातु है जिसमें एक नॉन मेटल भी प्रेजेंट है। तो जो ब्रास होता है उसमें मेनली कॉपर और जिंक प्रेजेंट होता है, ये दोनों ही मेटल है। ब्रॉन्ज में मेनली कॉपर और टिन होता है, ये दोनों ही धातु हैं। जो अमलगम होता है वो मर्क्यूरी का अलॉय होता है और जो स्टील होता है उसमें आयरन और कार्बन प्रेजेंट होता है। जो कार्बन है ये एक नॉन मेटल है, आयरन मेटल है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टील। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।